Okay, so question number 23. Two masses m1 and m2, m1 greater than m2, are connected by a massless, flexible, and inextensible string passed over massless and frictionless pulley. The acceleration of center of mass is. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास दो मासेस है, m1 greater than m2 है। So we have something like this. We have a string pulley system, something like this. यहाँ पे एक मास है m2, यहाँ पे एक मास है m1, एंड सिंस m1 इज ग्रेटर देन m2 तो ये नीचे आएगा विथ एक्सीलरेशन a और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा विथ एक्सीलरेशन a। तो ऐसा होने वाला है वो, राइट। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ये एक्सीलरेशन a और ये एक्सीलरेशन a दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। तो आई विल राइट a1 as plus a and a2 as minus a. Okay, so there's a difference of only sign here, right? So net force, sorry, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। और नेट फोर्स आपको पता है m1g माइनस m2g, क्योंकि यहाँ पे m1 ग्रेटर देन m2 है तो डाउनवर्ड फोर्स m1g ज्यादा है कंपेयर टू m2g, डिवाइड बाय टोटल मास इज m1 प्लस m2। तो आपको एक्सेलरेशन a मिल जाएगा विच इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g, like this. Okay, so you will have a equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g। ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन। अब हमें पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नो। आपको अगर याद होगा हम जब थ्योरी क्लासेस कर रहे थे तब मैंने आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बताया था। फिर मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होता है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया था। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बताया था, बट आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। द प्रॉब्लम इज कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं वो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि अप्लाइड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम जब इस पे पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, राइट। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटेंडेड बॉडीज लाइक अ बॉल, हमारे पास एक बॉल है, सो वी हैव अ बॉल समथिंग लाइक दिस। ओके, अब क्वेश्चन ये यहाँ पे आ जाता है कि जब मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करूंगा F फोर्स और ये बॉडी एक्सेलरेट होगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, कहाँ पे? क्योंकि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, मतलब F इक्वल टू एम ए लिखना है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉइंट ऑफ मास का होता है। तो बेसिकली द आइडिया इज कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ पॉइंट वेयर whole mass of the body is supposed to be concentrated। मतलब ये जो बॉल है उसका पूरा मास एक पर्टिकुलर पॉइंट में है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और इन केस ऑफ स्पीयर, स्पीयर के केस में सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है, राइट। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब जब बॉडी मूव होगा तो सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का भी होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का भी होगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट ACM बार। ये एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, कैपिटल मैंने ऐसे ही डिनोट किया है, आई कैन डिनोट इट इफ यू वांट बाय स्मॉल लेटर्स इज ओके। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास vector is m1 a1 bar plus m2 a2 bar upon m1 plus m2। ओके, तो ये ऐसा आता है। नाउ
एज आई टोल्ड यू कि A1 बार और A2 बार में एक ही डिफरेंस है, A1 बार पॉजिटिव A है और A2 बार नेगेटिव A है, डायरेक्शन का ही डिफरेंस है। तो ये आपको मिल जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए कॉमन निकाल लिया हमने, और ए हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। तो ए है आपके पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये a है आपके पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू जी। ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, नेट फोर्स अपॉन मास। ये मास m1 का भी एक्सेलरेशन है, ये मास m2 का भी एक्सेलरेशन है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। एक बॉडी नीचे आ रहा है, उसका एक्सेलरेशन मैंने प्लस ए ले लिया, एक ऊपर जा रहा है उसको माइनस ले लिया। आप उल्टा भी कर सकते थे, डजंट मैटर रियली, राइट। सो सॉरी, तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया, लेकिन हमको एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का पूछा है, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडीज इन्वॉल्व है, तो दो बॉडीज का कहीं तो सेंटर ऑफ मास आएगा, समवेयर इट विल बी। तो सेंटर ऑफ मास का आपको पूछा है एक्सेलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन के लिए आपको पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार अपॉन m1 प्लस m2। तो a1 बार इज a और a2 बार इज माइनस a, वो सब्स्टिट्यूट करके हमने सिंप्लीफाई किया है, एंड वी फाइनली हैव m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर इनटू g। ओके, next question. A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by 600 minus 2 into 10 power 5 raised into t. So 2 into 10 power 5 t, where F is in Newton and t is in second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? So first of all, you need to understand that this is like this. If I am not wrong, ये ऐसा आना चाहिए. Okay, so let's see if it is like that, क्योंकि no, it is not like that. Anyways, तो हमको बोला है कि हमने एक बुलेट फायर किया है, तो फोर्स कितना है 600 माइनस 2 into 10 power 5 into t. Okay, now force on the bullet becomes zero as soon as it leaves from the barrel. मतलब वो जो गन का जो पाइप होता है ना, उसको बैरल बोलते हैं। तो जैसे ही पाइप से, बैरल से बुलेट बाहर निकला, उसमें से उस पर फोर्स जीरो हो गया, राइट, मोमेंटम नहीं। आप बोलोगे फोर्स जीरो हो गया तो बॉडी रुक जाएगा, बॉडी का मोमेंटम है, तो फोर्स हैज बिकम जीरो एंड नॉट मोमेंटम। तो आपको पूछा है व्हाट इज एवरेज इंपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू अस इज 600 माइनस 2 into 10 power 5 into t, दैट इज फोर्स, राइट। इस पे से आप एक चीज कर सकते हो, when the force becomes zero, when the force becomes zero, that is f equal to zero, therefore 600 minus 2 into 10 power 5 t equal to zero, therefore you will have 2 into 10 power 5 t equal to 600। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा t का वैल्यू, तो दिस इज लाइक 1 जा एंड दिस इज 300 जा, तो t will be equal to 300 अपॉन 10 पावर 5, मतलब इंटू 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा न्यूमरेटर में आके, मतलब ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स। तो आपको टाइम मिल गया। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमको बेसिकली इम्पल्स निकालना है। अगर आपको याद होगा, इम्पल्स डिनोटेड बाय जे वाज इंटीग्रेशन एफ dt, फोर्स इंटू टाइम, ये होता है इंटीग्रेशन, फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रेशन होता है इम्पल्स।
कॉन्सेप्ट्स दे आर इम्पोर्टेंट। इम्पल्स मतलब रेट ऑफ, देखो द थिंग इज, इम्पल्स आपने डिफाइन कैसे किया था, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर सम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फोर्स इनटू टी वाज इम्पल्स, राइट, करेक्ट। फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम है ना, एफ डी टी इज इम्पल्स, लेकिन आप इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। तो ये फॉर्मूला ही है इम्पल्स का, इंटीग्रेशन जीरो टू टी इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, है ना, एफ डी टी, ये फॉर्मूला ही है, इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, राइट। तो इनिशियल टाइम मतलब जीरो, है ना, जब बुलेट फायर हुआ था, और जब फोर्स जीरो हो गया बुलेट पे, फाइनल टाइम वो आ गया। एफ टी टी, एफ क्या है, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी डी टी। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, और इजी इंटीग्रल्स इन्वॉल्व है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इंटीग्रल्स हियर, क्योंकि ये इजी इंटीग्रल्स हैं बहुत। सो ओके, सो हाउ डू यू सॉल्व दिस इंटीग्रल, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। तो ये आपका आएगा सबसे पहले 600 इंटू डी टी, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम इंटीग्रल्स को स्प्लिट कर लेंगे, 0 to 3 into 10⁻³ 600 dt minus 0 to 3 into 10⁻³ 2 into 10⁵ t dt। तो हमने सिर्फ दो टर्म्स को अलग अलग करके सेपरेटली इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो हम उसको लिख सकते हैं, 600 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ही जाता है कांस्टेंट, 0 to 3 into 10⁻³ dt माइनस 0 to 3 into 10⁻³ और ये जो 2 into 10⁵ है, उसको भी हमने बाहर निकाल दिया, नंबर है तो t dt। अब dt का इंटीग्रेशन तो आता है सिर्फ t बिटवीन लिमिट्स 0 to 3 into 10⁻³ माइनस 2 into 10⁵, t का इंटीग्रेशन आता है t²/2, ये 2 और ये 2 ऑलरेडी कैंसिल हो गया, लिमिट्स आप डाल दो, राइट, एंड देन यू टू सॉल्व दिस। अब तो इजी है, 600 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो जीरो ही आएगा, माइनस सेकेंड टर्म में 10⁵, अपर लिमिट 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁶, माइनस लोअर लिमिट 0। नाउ दिस इज 6 इंटू 3 18 इंटू 10⁻⁻1 माइनस ये आएगा आपका 9 इंटू 10⁻⁻1, मतलब बेसिकली 9 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.9 न्यूटन सेकेंड का आपके पास आएगा इम्पल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए टू थिंग्स। एक तो इम्पल्स कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम सम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, राइट, एफ डी टी, ये पता होना चाहिए। फिर आपको बेसिकली इनिशियल टाइम 0 दिया है और फाइनल टाइम हमने फाइंड कर लिया, और फॉर्मूला फोर्स का आपको इक्वेशन दिया हुआ है 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन करने का ही काम था, सो यू जस्ट हैव टू नो बेसिक स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे इंटीग्रल्स इजी ही है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज t²/2। फिर हम लोगों ने अपर लिमिट डाला, माइनस लोअर लिमिट किया, एंड वी हैव जस्ट सिंप्लीफाइड एंड सॉल्व्ड इट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of weight 2 kilogram is suspended as shown in figure. The tension T1 in the horizontal string is, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग ये है जिसमें टेंशन T1 है, एक स्ट्रिंग ये है जिसमें टेंशन को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, आई कॉल दिस एज T, लेट अस से T या T2, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। नाउ इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, तो
बिकॉज ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये आपका आएगा t cos 30 और इस टेंशन का एक कंपोनेंट यहां जाएगा जो होगा t sin 30, राइट। तो हमने क्या किया, जो ये एक स्ट्रिंग था इसके दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक हो गया cos कंपोनेंट, एक हो गया sin कंपोनेंट। तो फ्रॉम फिगर व्हाट वी सी इज कि t sin 30 is balanced by 2 kgWt, ओके। तो और मैं यहाँ पे kgWt यूनिट्स यूज कर रहा हूँ, मैं ऐसा यूनिट्स यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर भी हमको kgWt में फाइंड करने के लिए बोला है, इसलिए। सो यू हैव t sin 30 इक्वल टू 2 kgWt, तो t आपको मिल जाएगा 2 अपॉन sin 30 kgWt। तो 2 अपॉन sin 30 इज हाफ, है ना, हाफ kgWt। तो आपको टेंशन t मिल जाएगा 4 kgWt। तो t sin 30 और mg मतलब 2 kgWt को बैलेंस करने से हमको t मिल गया। और अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे t cos 30 ये t1 को बैलेंस कर रहा है। फ्रॉम डायग्राम इफ यू सी, सो t1 इज इक्वल टू t cos 30। तो t की वैल्यू आपके पास है 4, cos 30 आपके पास होता है √3/2, तो 2√3 आ जाएगा टेंशन t1। तो 2√3 kgWt इज द टेंशन t1 इन द स्ट्रिंग। तो बहुत इजी सा केस था ये। तो यू हैव टेंशन t, एंगल आपके पास था तो टेंशन t के दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक कंपोनेंट जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो t1 को बैलेंस कर रहा है। तो यूजिंग दीज टू components you can find out what is tension T1। अगला क्वेश्चन, वाओ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन। अच्छा क्वेश्चन है। वन एंड ऑफ अ मासलेस रोप, मतलब जो रोप है उस, ये जो रोप है, रोप यहाँ पे ये रोप है, उसका एक एंड जो है which passes over a massless and frictionless pulley is tied to a hook। तो हमने एक एंड को हुक पे बांध के रखा है, while the other end is free। Maximum tension that the rope can bear is 360 न्यूटन। मतलब आपने इस रोप के फ्री एंड पे 360 न्यूटन से ज्यादा वेट लगा दिया तो रोप टूट जाएगा, इसलिए बोला है कि मैक्सिमम टेंशन इस द रोप कैन bear is 360 न्यूटन with what value of minimum safe acceleration, with what value of minimum safe acceleration can a monkey of 60 kilogram move down the rope। मंकी को नीचे उतरना है और नीचे उतरते वक्त उसका वेलोसिटी चेंज होने वाला है, मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम सेफ एक्सेलरेशन, है ना। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टूटने का चांस है, तो दैट डिपेंड्स ऑन with what acceleration monkey is coming down। okay, so let's see how to solve this question। क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना ही सिंपल है। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि टेंशन या एनी फोर्स इज m इंटू जी प्लस या फिर माइनस ए, डिपेंड करता है कि बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर मंकी ऊपर चढ़ रहा होता तो जी प्लस ए होता, मंकी नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए होगा। तो टेंशन टी इज एम जी माइनस ए। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एम जी माइनस ए। ऑलराइट, गुड। तो अगर आपको डायरेक्टली ये इक्वेशंस याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज you just need to know, you just need to remember if the body is going up mg plus a, if the body is coming down mg minus a। all right, good। तो now अगर स्ट्रिंग ब्रेक होना है तो जो भी टेंशन होगा
वो टेंशन 360 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। सो इजी है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस टेंशन, ये जो टेंशन का इक्वेशन है, दिस टेंशन शुड बी लेस देन 360 न्यूटन, है ना, क्योंकि अगर 360 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो फिर टूट जाएगा। तो मतलब टेंशन T हियर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 360 न्यूटन। मतलब m g minus a, it should be less than equal to 360, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉरी, g minus a is less than equal to 360 by m। तो हम लिख सकते हैं a equal to, so the idea is, अब आपको इनइक्वालिटीज का पता होना चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो ये जो a है, इसको मैं जब यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव होगा और 360 माइनस बाई m ये नेगेटिव होगा। तो आप लिख सकते हो इसको a ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मैंने माइनस a को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है, a ग्रेटर देन इक्वल टू g माइनस 360 बाई m। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है बाय द वे। तो let us take it 10 minus 360 by m, mass of monkey is 60। तो a greater than equal to 10 minus 6, मतलब a greater than equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इससे कम अगर एक्सेलरेशन हुआ मंकी का तो रोप टूट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे उल्टा केस है, ये मिनिमम सेफ एक्सेलरेशन है कि मंकी को जब नीचे आना है तो कम से कम इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए, ज्यादा चलेगा, है ना। तो अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो रोप टूट जाएगा। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो दिस शुड बी द एक्सेलरेशन दैट द मंकी शुड हैव टू कम डाउन सेफली वाया दैट रोप। A ship of mass 3 into 10 power 7 kilogram initially at rest is pulled by a force of 5 into 10 power 4 Newton through a distance of 3 meter. Assume that the resistance due to water is negligible. The speed of the ship is. Extremely simple question है। तो इनिशियली रेस्ट पे है शिप, तो U0 दिया है, आपको मास दिया हुआ है 3 into 10 power 7 किलोग्राम, आपको फोर्स की वैल्यू बताई है 5 into 10 power 4, और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3 मीटर। आपको पूछा है व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द शिप। तो if you remember, v square equal to u square plus twice as, तो v square equal to u तो जीरो ही है, twice as, तो v square equal to 2a, a is f by m, force by mass, into s, तो v equal to under root of 2 f s by m, तो v equal to under root of 2 into force, force is 5 into 10 power 4 Newton, into s is 3 and mass of the ship is 3 into 10 power 7। तो कैंसल कैंसल, तो ये इजी, बहुत इजी आ गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि 2 into 5 10 है, ऊपर 10 पावर 5 है, नीचे 10 पावर 7 है। तो ऊपर 10 पावर 5 नीचे 10 पावर 7, मतलब ओवरऑल 10 पावर -2 बचेगा। मतलब रूट से बाहर निकालोगे तो 10 पावर -1 आएगा, मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड का फाइनल स्पीड आएगा। तो सच क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन इन 1D एंड दिस? तो मैंने आपको बताया था कि मोशन इन 1D या 2D में हम लोग काइनेमेटिक्स से इक्वेशन तो यूज करते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन की वैल्यू दी होती है हमको। वहां पे कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स, फोर्स वहां पे हम नॉर्मली यूज नहीं करते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे फोर्स का यूज करके एक्सेलरेशन निकाला है, मतलब फोर्स की वैल्यू दी थी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। A player kicks a football of mass 0.5 kilogram and the football begins to move with a velocity of 10 meters per second. If the contact between the leg and the football
last for 1/50 second, then the force acted on the football should be. तो आपको टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया है, मतलब लेग में और फुटबॉल में टाइम ऑफ कांटेक्ट था 1/50, आपको फुटबॉल का मास दिया है और आपको वेलोसिटी दिया है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट द फोर्स। आपको याद होगा कि फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ आप बोलते हो इट इज dp बाय dt, राइट। मैं वेक्टर नहीं दिखाना चाहता यहाँ पे, ओके गुड। तो ये आपका होता है बेसिकली dp is change in momentum, final momentum minus initial momentum upon dt, ओके। तो फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन dt। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि फुटबॉल को किक करने से पहले उसका वेलोसिटी 0 रहा होगा ना, तो द फुटबॉल वाज एट रेस्ट इनिशियली, तो ये आ जाएगा mv बाई dt, क्योंकि u 0 था, सिंस u इज 0, तो फोर्स आपको मिल जाएगा m, मास इज 0.5, वेलोसिटी आपको जो दिया है वो है 10, और dt टाइम ऑफ कांटेक्ट इज 1/50, तो ये आपको मिल जाएगा 0.5 इंटू 10 इज 5, और ये 50 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा टोटल 250 न्यूटन का फोर्स। तो यू हैव टोटल force acting is 250 Newton, option number C. So very simple question. Next question. The engine of a jet aircraft applies a thrust force of 10 power 5 Newton during takeoff and causes the plane to attain a velocity of 1 kilometer per second in 10 seconds. The mass of the plane is. तो इट्स वेरी सिंपल एंड गुड क्वेश्चन। तो आपको क्या क्या दिया है पहले तो वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आपको फोर्स दिया है 10 पावर 5 न्यूटन, और ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर को मैंने मीटर में लिखा है, और टाइम टेकन टू अचीव दिस वेलोसिटी इज 10 सेकेंड, और आपको मास ऑफ द प्लेन पूछा है। सो इफ यू रिमेंबर, force is mass into acceleration, so mass is force upon acceleration, and acceleration is final velocity minus initial velocity upon t। तो ये जो अपॉन t है ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू है 10 पावर 5, आपके पास टाइम की वैल्यू है 10, आपके पास वेलोसिटी फाइनल 10 पावर 3 है और इनिशियल 0 है, तो ये आ गया आपका 10 पावर 6 अपॉन 10 पावर 3, मतलब 10 पावर 3 किलोग्राम। दैट इज द मास ऑफ द प्लेन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। A force of 50 dynes is acted on a body of mass 5 gram, which is at rest for an interval of 3 seconds, then impulse is। मतलब force of 50 dyne is acting on mass 5 gram which is initially at rest for interval of 3 seconds, और impulse पूछा है, तो impulse तो force into time होता है, हमको ऑलरेडी पता है। so force 50 dynes, dynes को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 पावर माइनस 5 होता है, 1 dyne is 10 पावर माइनस 5 न्यूटन, into time is 3 seconds, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 150 into 10 पावर माइनस 5, मतलब 1.5 into 10 पावर माइनस 3 न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स आ गया। इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। सो ओके, sufficient for the day. We'll stop here and we'll continue with more questions in the next session.